नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को आज 27 दिन हो गए, लेकिन जंग लगातार जारी है। तो बातचीत की खबरें भी लगातार सुर्खियां इन दिनों बन रही हैं। क्या है खाड़ी में संघर्ष के जमीनी हालात, दिखाएंगे खबर विस्तार से। होगी बात चुनावी राज्यों की सियासी तपिश की, चर्चा करेंगे क्यों इस बार भी बंगाल में चुनावी हिंसा की खबरों की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही साथ होगी बात चुनाव आयोग की सख्ती और जब्ती की भी, बताएंगे नवरात्रि और रामनवमी के देश भर में कैसी है धूम। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। देश में पेट्रोल और डीजल की नहीं कोई कमी, वितरण पर नहीं कोई रोक। केंद्र सरकार ने की जनता से भ्रामक दुष्प्रचार से बचने की अपील। दुष्प्रचार अभियान की कड़े शब्दों में की निंदा। भारत आने वाले कई जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार किया। ईरान ने भारत सहित मित्र देशों के लिए होर्मुज के खुले रहने की कही बात। भारत का रुख साफ, देश हित ही प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा की संभावना, समन्वय और संभावित असर पर रणनीति की समीक्षा। पांच प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज। असम जातीय परिषद ने गुवाहाटी में घोषणा पत्र किया जारी। केरल और तमिलनाडु में वार पलटवार जारी। पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियान के बीच हिंसा। तारकेश्वर और बसंती में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया बीजेपी उम्मीदवारों पर हमला। बीजेपी ने की सख्त कार्रवाई की मांग। बीजेपी पर आक्रामक दिखी ममता बनर्जी। कल सुबह 6:30 बजे से विशेष पूजा अर्चना के साथ रामनवमी में होगी रामलला के जन्मोत्सव की शुरुआत। दोपहर 12 बजे रामलला के मस्तक पर दिव्य सूर्य की किरणों से होगा अयोध्या में अभिषेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में ईरान में हालिया संघर्ष के बाद पैदा हुए अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक हालात पर चर्चा होने की संभावना है। न्यूज एजेंसी एएनआई के खबर के मुताबिक बैठक का उद्देश्य राज्यों के साथ समन्वय बनाना और संभावित असर पर रणनीति तय करना हो सकता है। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल की जाएगी। भारत सरकार ने देश में पेट्रोलियम की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होने की बात फिर से दोहराई है और स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोलियम आपूर्ति सामान्य है और कहीं भी पेट्रोल डीजल की देश में कोई कमी नहीं है। सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी तो पैनिक बुकिंग और पैनिक खरीदारी से बचने की भी अपील की है। देश में रिफाइनरियां 100% से ज़्यादा क्षमता के साथ काम कर रही हैं, तो विदेशों से भी लगातार जरूरी ऊर्जा आयात किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में लगभग 1 माह से जारी युद्ध, होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी और फारस की खाड़ी में तेल गैस से लदे हजारों जहाज फंसे होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बुरी तरह बाधित हुई है। जहां विश्व के अन्य देशों में पेट्रोलियम आपूर्ति का संकट है, वहीं भारत सरकार ने देश में पेट्रोलियम की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश भर में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। देश के सभी 1 लाख से अधिक रिटेल फ्यूल आउटलेट लगातार ईंधन आपूर्ति कर रहे हैं। देश में एक भी आउटलेट को आपूर्ति सीमित करने को नहीं कहा गया है। सब नॉर्मल है, सब कुछ सही चल रहा है, कहीं भीड़ नहीं दिखी, ऐसी खास भीड़ नहीं है, जैसे होती है रेगुलर वैसे है। पेट्रोल है वो मुबलक प्रमाण में, मतलब अच्छी परिस्थिति में अवेलेबल है और मैंने अभी तुरंत यहाँ पे पेट्रोल भरा है, मुझे कोई भी अड़चन यहाँ पे आई नहीं है। पेट्रोल मिलने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, पेट्रोल बराबर मिल रही है। हम डेली 100-200 डेली भरवाते हैं तेल, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तेल तो यहाँ सहज रूप से मिल रहा है, यहाँ कोई वैसा भगदड़ नहीं है, कोई ऐसा सामान्य रूप से जैसे हमेशा मिलते आ रहा है
उसी तरह से अभी भी मिल रहा है। सरकार का कहना है कि घबराहट में खरीदारी की जो छिटपुट घटनाएं देखी गई हैं, उसकी वजह सोशल मीडिया पर जानबूझकर फैलाई गई भ्रामक वीडियोस हैं। इस दुष्प्रचार का उद्देश्य अनावश्यक दहशत फैलाना है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो इस पर ध्यान न दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर ऐसे सभी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि देश में आम नागरिक को पेट्रोलियम आपूर्ति में कोई कठिनाई न हो। पेट्रोल तो बहुत जगह मिल रहा है और भीड़ भी नहीं है यहाँ पे। ये जो रूमर्स वगैरह जो स्प्रेड हो रहे हैं, सो इनके प्लीज यकीन मत कीजिए। ऐसे लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं पेट्रोल की प्रॉब्लम है, ये सब अफवाह है। आप अफवाह में न जाके जो रियलिटी है वो देखें सर। यहाँ पे डीजल की कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से डीजल मिल रहा है। पेट्रोल मिलना बहुत इजी मिल रहा है और हमको नहीं लगता है कि इंडिया में दिक्कत होगा। लोग भले ही सोशल मीडिया देख के लोग पैनिक हो रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा सोशल मीडिया देख के पैनिक ना हो। पैनिक होते हैं तो लोग स्टॉक करने लग जाते हैं, इस चक्कर में ज़्यादा दिक्कत आती है। ऊर्जा आपूर्ति के वैश्विक संकट के बीच भी भारत में आपूर्ति सामान्य रहने की वजह है वो कदम जो देश ने पिछले 11 वर्षों में उठाए हैं। एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन इस दिशा में प्रमुख प्रयास रहा है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की नाकाबंदी के बावजूद भारत आज 41 से अधिक आपूर्तिकर्ताओं से पहले की तुलना में अधिक कच्चा तेल आयात कर रहा है। देश की सभी रिफाइनरियां 100% से अधिक क्षमता पर चल रही हैं। वैश्विक हालात चाहे जो भी हों, देश में लगभग 2 माह की निरंतर आपूर्ति के लिए तेल भंडार मौजूद है। साथ ही अगले 2 महीनों के लिए कच्चे तेल की खरीद भी सुनिश्चित कर ली गई है। सरकार का कहना है कि वो देशवासियों की पेट्रोलियम जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी हर कदम उठा रही है। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि इस वैश्विक संकट से देश के आम आदमी को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। दिव्यांशु और शिशिर के साथ हर्षित की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सरकार लगातार कह रही है कि अफवाहों से बचिए और पैनिक बुकिंग या पैनिक बाइंग से भी बचने की ज़रूरत है। किसी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे दिखाएंगे आपको चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम है नौसेना, हम है भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम है नौसेना, हम है भारत के सारथी, सारथी, सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसात, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबां पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले MDH, MDH।
और ब्रेक के बाद अब देखते हैं खबरें चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई। और पहले बात असम की। असम विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस लंबे समय बाद अपना परचम लहराएगी, इसका पता तो नतीजों के बाद ही चल पाएगा। लेकिन इस बीच भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। साथ ही AIDUF ने 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश लगातार शुरू कर दी है। असम विधानसभा चुनाव में सियासी पारा चरम पर है और सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगा दिया है। जनता को लुभाने और उनका वोट पाने के लिए पार्टियां कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। चुनाव में मुकाबला मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस गठबंधन के बीच है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा हैट्रिक लगाने के इरादे के साथ मैदान में है। भाजपा 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट भाजपा के मुख्य सहयोगी हैं। भाजपा विकास और स्वदेशी पहचान के मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य भर में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। उधर इस बार UPPL ने भाजपा गठबंधन से अलग होकर 21 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस गठबंधन गौरव गोगोई की अगुवाई में चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। गठबंधन में रायजोर दल, असम जातीय परिषद और वामपंथी दल शामिल हैं। कांग्रेस खुद 97 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस जमीनी स्तर पर जुड़ाव और आर्थिक संकट जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। AIUDF ने इस बार अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है और वो लगभग 30-32 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी असम में अपनी पैठ बनाने के लिए 21 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। इस बार चुनाव में घूसपैठ, नागरिकता की पहचान, बाढ़ राहत, भूमि अधिकार, रोजगार समेत महिला कल्याण और सुरक्षा प्रमुख मुद्दे हैं। असम विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 2,50,21,408 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,24,82,213 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 1,24,75,583 है। वहीं थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 34 है। असम की सभी 126 सीटों पर 9 अप्रैल 2026 को एक ही चरण में मतदान होगा और 4 मई 2026 को नतीजे घोषित किए जाएंगे। केरल में भी एक ही चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसके लिए प्रचार जोरों पर चल रहा है। वैसे तो केरल में हर 5 साल में LDF और UDF के बीच सत्ता बदलती रही है, लेकिन पिछली बार लेफ्ट गठबंधन ने लगातार दूसरी बार सत्ता में आकर इतिहास बनाया था। इस बीच बीजेपी भी अपनी बढ़ी हुई सियासी जमीन के साथ विधानसभा में ताल ठोक रही है। सभी दलों के प्रत्याशियों और स्टार प्रचारकों ने जनता के बीच जाकर समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। केरल में भी राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। अटकलों पर अंकुश लगाने के प्रयासों के बावजूद केरल विधानसभा चुनाव के लिए UDF के अंदर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चल रही चर्चाओं से राजनीतिक पारा बढ़ गया है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और UDF के संयोजक अडूर प्रकाश प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद का फैसला पार्टी का आला कमान ही करता आया है। अडूर प्रकाश ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री बनने की चाह रखने वाले कई नेता हो सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ही लिया जाएगा। वहीं सियासी संग्राम में ताल ठोकते भाजपा का कहना है कि UDF और LDF केरल में विफल है और इस बार लोग NDA सरकार, डबल इंजन सरकार चाहते हैं। वहीं कांग्रेस का मानना है कि अभी केरल में असली लड़ाई केवल UDF और LDF के बीच में ही है। पूरा केरल में भारतीय जनता पार्टी और NDA के साथ हम जीतने वाले हैं। बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि UDF LDF दोनों मिलके ये राज्य को खराब किया। असल मुकाबला UDF और LDF के बीच ही है। जहां तक हमारा सवाल है, हमारे पास अच्छे उम्मीदवार हैं, अनुभवी उम्मीदवार हैं, साथ ही कुछ नए चेहरे भी हैं। हम सब मिलकर बदलाव लाने जा रहे हैं। लोग LDF के 10 साल के कुशासन से थक चुके हैं। केरल पुलिस ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री और संवैधानिक अधिकारियों, जिसमें चुनाव आयोग भी शामिल है, के बारे में एक भ्रामक और अपमानजनक AI जनित वीडियो के प्रसार पर त्वरित कार्रवाई की है। ये सामग्री आधिकारिक चैनलों के माध्यम से, जिसमें चुनाव आयोग की मशीनरी से प्राप्त सूचनाएं भी शामिल थीं, की सूचना मिलने के बाद ध्यान में आई।
सत्यापन के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि इस सामग्री का उद्देश्य जनता को गुमराह करना, संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाना और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों के संचालन पर नकारात्मक प्रभाव डालना था। केरल से विवेक नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बंगाल में किस प्रकार से चुनावी हिंसा भी देखने को मिल रही है, इस खबर पे आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टर 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 टर। सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो, मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और अब बात बंगाल की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों में हिंसा की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। तारकेश्वर और बसंती 2 जगहों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ चुका है। इस बीच ममता बनर्जी और उनकी पार्टी बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर नजर आ रही है। तो बीजेपी ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और दावा किया है कि आने वाली 4 मई को नतीजों के साथ ही बंगाल में परिवर्तन आएगा और भाजपा की सरकार बनना बंगाल में तय है। पश्चिम बंगाल दशकों से चुनावी हिंसा को लेकर सुर्खियों में रहा है और इस बार के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी अब हिंसा की घटनाएं सामने आने लगी हैं। गुरुवार को राज्य के तारकेश्वर और बसंती इलाकों में चुनावी हिंसा देखने को मिली, जहां टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों पर हमला किया। इस घटना का वीडियो वायरल है और बीजेपी इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। हार के डर से तृणमूल कांग्रेस अब आतंक का सहारा ले रही है। पुलिस सब कुछ देखते हुए भी मूक दर्शक बनी रही। दूसरे प्रदेश जैसा बंगाल नहीं है। यहाँ ना लोकतंत्र है, ना नियम कानून है। यहाँ दीदीमणि जो चाहती है वही कानून है और उसको जो बुलवाया जाता है, उसका जो विशेष रूप से दुधेल गाय है, उसका जो बोलती है, उन लोग जो उसके सामने पेश करते हैं कानून, वही कानून यहाँ चलता है। इसलिए कड़ाई से कार्रवाई होना चाहिए। बंगाल में प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कोलकाता में रामनवमी रैली में शामिल हुए और ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला और कहा कि बंगाल में घुसपैठियों को भगाकर राम राज्य लागू किया जाएगा। तो उधर ममता बनर्जी भी भाजपा पर हमलावर नजर आई। शासन, नारी सुरक्षा, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, घुसपैठिया भगाना चाहिए। जो जंगी है देश विरोधी ताकत,
उनका विनाश होना चाहिए। राम विरोधी की वो विनाश होना चाहिए। আমার কোনো আপত্তি। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लॉकडाउन, नोटबंदी और वोटबंदी ही कर सकती है। मैं लड़ाई जारी रखूंगी। चुनावी तपिश के बीच टीएमसी जहां एक और चुनाव आयोग पर हमलावर बनी हुई है, तो हुमायूं कबीर के AIMIM के साथ गठबंधन पर भी असहज नजर आ रही है। इस बीच बीजेपी ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि ममता दीदी की सरकार जाने वाली है और बीजेपी की सरकार बनेगी। ओवैसी साहब और हुमायूं कबीर का जो सुसुड़ी है, ये भी कम्युनलिज्म है। कम्युनलिज्म कभी बांग्ला में शेष बात नहीं करता है। सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, यही हमें बंगाल सिखाया है। सारे लोग बोल रहे हैं 4 मई दीदी गई। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ममता जी बहुत सारे बातें बोल रहे हैं। 2 महीना अभी भी है सरकार, ये 2 महीने में जो मन में आए बोलने दीजिए, लेकिन जाना तैयार है। We are just trying to say that the leader... आज जब विपक्ष के नेता कहते हैं कि हम 177 सीटें जीतेंगे, तो यहाँ एक बड़े षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। आपको इतना भरोसा कैसे है कि ऐसा ही होगा? क्या कोई सेटिंग है? इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष संस्था है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आपके पास अगर पुख्ता सबूत है तो आप कोर्ट जाइए। हारने की डर से अभी से अलीबाई तैयार करने के लिए पूरा तृणमूल बैठा हुआ है। तृणमूल हारेगा, 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कोलकाता के आरजीकर कॉलेज की जिस महिला डॉक्टर का रेप और हत्या कर दी गई थी, उस पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को बीजेपी ने इस बार पानीहाटी विधानसभा सीट से टिकट दी है। रत्ना देवनाथ ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सारा पश्चिम बंगवासी सरकार ने लोगों से शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी अधिकार छीन लिए हैं। महिलाओं की सुरक्षा से समझौता किया जाता है। हमारे राज्य की महिला मुख्यमंत्री ने कहा, एक महिला को रात में बाहर जाने की क्या आवश्यकता है। जहां एक और बंगाल में चुनावी पारा चढ़ रहा है, तो कल शुक्रवार को भी बंगाल में रामनवमी मनाई जाएगी, जिसको लेकर अनेकों संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इससे पहले बुधवार शाम को पूर्व मेदिनीपुर के जिलाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी यूनिस रिशेन इस्माइल को चुनाव आयोग ने हटा दिया। आरोप है कि चुनाव की तैयारियों में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को लगाया गया था। इसी शिकायत के आधार पर आयोग ने कार्रवाई की। कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी और सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बंगाल की इस चुनावी तपिश पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष बंगाल की लड़ाई हिंसा पर सियासत गरमाई, क्योंकि आज हिंसक खबरों की तस्वीरें सामने आई हैं बंगाल से। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा संजय चक्रवर्ती हैं, टीएमसी के नेता, और प्रकाश चंदालिया जी हैं, संपादक राष्ट्रीय महानगर कोलकाता और वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय चक्रवर्ती जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आज 2 जगहों से हिंसा की खबरें आई हैं और उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं और सीधे तौर पर टीएमसी सवालों के घेरे में है। क्योंकि कहा जा रहा है कि चुनावी हिंसा का जो रक्त रंजित इतिहास बंगाल का रहा है, एक बार फिर से वो रंग दिखाने लगा है मौजूदा चुनाव में, और टीएमसी सवालों के घेरे में। संजय जी। सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये तो होना ही था, ये तो पार्ट था, बीजेपी का पार्ट है ये, क्योंकि इसके बिना उनका चुनाव कभी भी कंप्लीट नहीं होता। ये मैं कई महीने पहले मैं बोल चुका था कि एफआईआर के बाद कुछ इस तरह की घटनाएं सामने जरूर आएंगी, और वो उन्होंने शुरू कर दिया। और मौका भी मैंने बताया था किसी चैनल में कि रामनवमी के समय जो है जरूर कुछ ना कुछ इस तरीके से हरकतें करेंगे ये लोग। तो इनकी आदत है, ये पुरानी आदत है किस तरीके से बदनाम करने की। सर, वीडियो में बीजेपी वाले लोगों के ऊपर हमला होता दिखाई पड़ रहा है। मतलब मैं समझना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि वो कैसे जिम्मेदार हुआ, उसको स्पष्ट कर दीजिए। आप एक बार बताइए ना, कहीं पे लिखा है वो टीएमसी वाले थे? कहीं है कोई सबूत है ऐसा कि जो वो टीएमसी के ही लोग थे? रिकॉग्नाइज ऐसा कुछ किया गया है? फिर अगर कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में अगर है तो चुनाव आयोग इस चीज क्यों नहीं देखता? उनको संभालना चाहिए इस चीज को लेकर के। सबको तबादला किए दे रहे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि दोनों जगह पे हुई हिंसा में टीएमसी का कोई हाथ नहीं है, आप इसको खारिज कर रहे हैं? बिल्कुल एकदम ठीक है। अनुज जी, जब वो कह रहे हैं कि साहब कोई ऐसा आपके पास प्रूफ नहीं है, तो आप क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं कि साहब टीएमसी वालों ने बीजेपी वालों पे हमला किया? अरेंद्र जी नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ
कि जो पार्टी राम के अस्तित्व को नकारती थी कि राम जी का तो अस्तित्व ही नहीं है और तमाम अपने वकीलों का सपोर्ट करती थी कोर्ट में और रामनवमी पर छुट्टी देने से मना करती थी और ईद में कहती थी नहीं नहीं खूब छुट्टियां खूब जबरदस्त करती थी, वो पार्टी के प्रवक्ता नेता अगर बैठ के रामनवमी के नाम पर इस तरह मखौल उड़ाते हैं भगवान राम का, तो 4 मई तो बिल्कुल सही जा रहा कि 4 मई दीदी गई वाला नारा बिल्कुल सही जाएगा। दूसरी चीज त्योहार के नाम पे भी जो है संजय जी आपको किसी ने नहीं टोका, संजय जी आपको किसी ने नहीं टोका, मैं आता हूँ आपके पास। संजय जी मैं फिर आता हूँ, संजय जी मैं आपके पास फिर आता हूँ प्लीज। ठीक है, मैं आपके पास इसका जवाब लेने आता हूँ। संजय जी मैं आपके पास इसका जवाब लेने आता हूँ, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। हाँ जल्दी सर जी। हाँ लेकिन पंडितों पुजारियों के एक पैसा नहीं देते हैं, बल्कि आप उनको तो आप किस तरीके से क्या करते हैं सबको पता है। अरे सर चुनाव से पहले दीदी ने घोषणा की है 2000 रुपए किया था, आप कह रहे हैं कि नहीं किया, चुनाव घोषणा उसी दिन किया था। 15 साल इन्होंने क्यों नहीं दिया? इन्होंने इमामों को तो चलिए खैर जनता उसको पूछेगी। आज की हिंसा वाली खबर पे आते हैं, वो कह रहे हैं कि साहब टीएमसी के लोगों ने हिंसा नहीं की है, उसका जवाब। टीएमसी अगर ये कहे हिंसा नहीं, 15 साल का इतिहास टीएमसी का वही है, हिंसा का ही इतिहास है। टीएमसी वहां सरकार आप देखिए किस चीज पे, मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंसा, और अभी तो दीदी ने खुलेआम, ममता जी ने खुलेआम बोल दिया कि अगर हिंदुओं को है तो इतने मतलब जैसे वो वैसी भाईजान बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए फोर्स हटा लो, 85% का क्या हाल करेंगे, वैसे इन्होंने बोला था अभी कुछ दिन पहले। इनका तो 2 ही चीज है, हिंसा पे चलता है, हिंदुओं को दबा के रखने के लिए चलता है, और मुस्लिम तुष्टीकरण, इनकी पूरी पॉलिटिक्स इसमें चलती है। आप बताइए कि पूरा बंगाल का 15 साल में पर कैपिटा इनकम कहां चला गया? बंगाल के अंदर 300 इंडस्ट्री बंद हो गई। बंगाल में 23 जिले हैं, लेकिन किसी भी जिले में बता दीजिए कि बैठ के इनसे पूछिए कितने एक्सप्रेस वे, कितने हॉस्पिटल, क्या बनाए इन्होंने? कुछ नहीं, केवल 3 चीज पे चला, हिंसा पर, मुसलमान तुष्टीकरण पे चला, और उसके बाद में करप्शन और भ्रष्टाचार और हिंदुओं को डर दिखाना कि भैया आप रामनवमी नहीं मना सकते हैं, नहीं तो पता चला हाईकोर्ट से आपको परमिशन लेके आनी पड़ेगी, तब राज्य सरकार मनाएगी। और ईद के लिए दिल खुले हैं भाई ममता बनर्जी के लिए। मैं आता हूं। प्रकाश जी आज जो हिंसा की तस्वीरें वीडियो वायरल हो रहे हैं, जरा उसके बारे में आप क्या जानकारी साझा कर सकते हैं? वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस हिंसा को अंजाम दिया? प्रकाश जी। आरेंद्र जी, हिंसा नॉर्मल ऐसे भी पश्चिम बंगाल में हमेशा एक 12 महीने का धंधा है, एक प्रकार से कह सकते हैं। पुलिस का पूरा संरक्षण तृणमूल के कार्यकर्ताओं को मिलता है, और जब चुनाव का समय आ जाता है तब तो खुला खेल फर्रुखाबादी है। तारकेश्वर की जो घटना हुई है, तारकेश्वर में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है संटू पान, बहुत युवा है, बहुत ही युवा है, और उनके गाड़ी को रोक करके तृणमूल के लोगों ने प्रदर्शन किया, और वहां पर जब पुलिस के पास गए तो पुलिस कह रही है कि आपके पास में परमिशन नहीं है, जबकि वो वहां प्रचार कर नहीं रहे थे। हिंसा की घटनाएं 3 प्रकार की पश्चिम बंगाल में होती हैं। एक तो विपक्षी उम्मीदवारों को डराना, उनके साथ में हिंसा करना, एक साधारण नागरिकों को भी डराकर रखना ताकि वो मतदान के दिन वोट देने के लिए न जाए, और इनकी छापामारी है वो चलती रहे। और तीसरा, इनकी खुद की पार्टी के अंदर में जो गुटबाजी है उसमें भी खून बहता है। घटना पुरानी नहीं है, आमडांगा में इन्हीं की पार्टी के कार्यालय के अंदर में प्रत्याशियों में मारपीट हुई है, और इन्हीं की पार्टी का जो तृणमूल युवा का एक अध्यक्ष था आमडांगा का, उसके खून निकला है और उसके ऊपर हमले किए गए। सच्चाई यह है आर्यन जी कि ममता बनर्जी का सच इतने बुरे रूप में झूठ साबित हो चुका है कि अब उनके पास में भ्रम फैलाने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। जब ममता बनर्जी जो वीडियो वायरल है उसमें अभी तक किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित हुई हो? अभी तक किसी नेता, स्थानीय नेता जो टीएमसी से जुड़ा हुआ है, फिलहाल कोई जानकारी इसको लेकर? हरेंद्र जी, हर क्षेत्र में, हर ब्लॉक में, हर मंडल में तृणमूल का जो नेता है वो अपने आप में उसको खुली छूट मिली हुई है, क्योंकि उसको पुलिस का पूरा संरक्षण है। और जब विपक्षी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर उसके शरीर से खून भी निकल रहा होता है और वो आरोप लगा करके अगर वहां पर थाने में रिपोर्ट लिखाने जाए तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। आपको याद होगा अभी महीने भर पहले शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला किया गया था। शुभेंदु अधिकारी थाने में जाकर के गए, 4 घंटा तक उन्होंने स्वयं विपक्ष के, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता है वो वहां पर थाने में बैठे रहे, लेकिन थाना अधिकारी ने उनका भी जो है आरोप दर्ज नहीं किया, नोट नहीं किया। जेपी नड्डा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उनके ऊपर भी वो हमले की तस्वीरें, वो वीडियो तमाम अपने आप में वायरल हुए। तो मैं आता हूं आपके पास संजय जी। सवाल ये है कि लंबा 15 वर्षों में दीदी की सरकार में इस प्रकार का इतिहास रहा है जहां पे राजनीतिक संरक्षण के तहत हिंसा दिखाई पड़ती रही है, तमाम चीजों का जिक्र दिखाई पड़ता रहा है। वो इतिहास आपको फिर से कटघरे में फिर खड़ा करता है चुनाव के समय में? संजय जी। मुझे लगता है कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय तैयारी करके नहीं आए कि वोटरों को रोका जाता है, जबकि आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा वोटिंग अगर कहीं होती है तो वो पश्चिम बंगाल में होती है। 80 से 86% तक का वोटिंग हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि चाहे वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात,
तो क्या 86% मुस्लिम है वहां पे? सारा वोट मुस्लिम का दिया जाता है, हिंदू वोट नहीं देता है। अगर हिंदू वोट नहीं देता तो हम 30 सीटों पे कैसे जीते? हमें 222 सीटों पे कैसे जीते? बिना हिंदू वोट से जीत गए। आप लोग केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं, देश को गुमराह करने का काम करते हैं कि तुष्टीकरण की नीति ये आदत बन चुकी है। इस तरीके से बोल करके आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करना बंद कर दीजिए। संजय जी, लेकिन क्या एक लंबा इतिहास, रक्त रंजित बंगाल का चुनावी हिंसा का इतिहास, जिसमें कई बार तमाम प्रूफ साक्ष्य भी आए हैं सामने, जब टीएमसी के नेता उसमें शामिल पाए गए हैं, मैं वो सवाल कर रहा हूं। मौजूदा घटना की भी जांच होगी, उसका भी सच सामने आएगा, लेकिन वो एक जो आपका एक काला अध्याय वो भी सामने खड़ा होता, मैं वो कह रहा हूं। मैं एक बार आपको एक चीज पूछ लेता हूं जी सर, एनसीआरबी का डेटा देखा है आपने क्राइम का? अगर आपने एनसीआरबी का डेटा क्राइम का देखा होगा तो टॉप 10 राज्य में 9 राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित के हैं, उसमें पश्चिम बंगाल कहीं नहीं है 10 में। सर, लेकिन चुनावी हिंसा का मामला, पिछली बार चुनावी हिंसा, पोस्ट इलेक्शन चुनावी हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। ये कभी इतिहास में किसी राज्य में नहीं हुआ, ये सिर्फ बंगाल में ही हुआ था। सर, ये भी सच है संजय जी, ये भी सच है, सुप्रीम कोर्ट तक ये पोस्ट इलेक्शन वायलेंस का मामला पहुंचा था। ये 2021 के चुनाव के बाद की बात है सर। जनता के सामने पूरी बात रखने दीजिए। पहली बात तो ये है कि और कलकत्ता एनसीआरबी के डेटा के अंदर पिछले 4 साल से लगातार सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का जो है डेटा आया है। तो अगर ये एनसीआरबी का डेटा ममता बनर्जी ने, अभिषेक बनर्जी ने नहीं बनाया जी, तृणमूल कांग्रेस ने नहीं बनाया, ये सरकारी डेटा है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कोलकाता में आरजी कर की घटना अपने आप में महिला सुरक्षा के सवाल खड़े करती है। अनिरुद्ध जी वो ये कह रहे हैं कि सरकारी आंकड़ों में ही हिंसा में बंगाल बेहतर है, सेफेस्ट सिटी के तौर पे कोलकाता है। आप लोग बेवजह का आरोप लगाकर एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अनिरुद्ध जी। अरेंद्र जी, टीएमसी के लोगों से पूछिए आप, ममता बनर्जी 23 जिलों के अंदर 294 विधानसभा में जनसंख्या कितनी है? पर डे वहां पे 5 से 10 मर्डर टीएमसी का रिपोर्ट किया जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर। और सबको पता है कि बंगाल की जो क्लब कल्चर है, जो लोगों का जो ओकल कल्चर है टीएमसी के लोगों को, कि भाई टीएमसी के लोगों को खुली छूट है। अरे टीएमसी के कांस्टेबल तो छोड़िए, वहां का पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार क्या थे भाई, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे थे ना, वो तो ऐसे कैडर काम कर रहे थे। ममता बनर्जी ने अभी क्या दिखाया कि ईडी के ऑफिसर से जाके फाइल चोरी कर, मतलब फाइल छीन के भागने लग गई। और वो कार्यालय ना ममता बनर्जी का था, ना किसी सरकार का कार्यालय था, वो तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी की प्रेसिडेंट, जिस स्टेट की चीफ मिनिस्टर इस तरीके से घटना करेंगी, इस तरीके से प्रवोक करेंगी और इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेंगी कि भैया मैं तो खुद ही मार सकती हूं, उसके बाद में धमकी देंगी मंच पे खड़े होके। उनका जो स्टेट का हेड है पुलिस कमिश्नर या कलकत्ता पुलिस का जो पुलिस कमिश्नर, वो जिस तरीके से गुंडागर्दी की भाषा में, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले 2-3 साल पहले की घटना है, तो जब ये कंक्लूड होता है तो जाहिर सी बात है, तो उसमें समझ में आ ही जाता है कि टीएमसी के लोग कार्यकर्ता थोड़ा तो गुंडागर्दी करने के लिए बैठे हैं। भाई कैबिनेट मंत्री के ऊपर आप अटैक कर देते हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर अटैक कर देते हैं, शांतनु पान के ऊपर अटैक कर देते हैं। आप किसके ऊपर अटैक नहीं करते साहब? आपका तो कल्चर है, आपका तो कल्चर यहां तक का है। अनुज जी, संजय जी ये कह रहे हैं कि सेफेस्ट सिटी के तौर पर कोलकाता आपके ही केंद्रीय सरकारी आंकड़ों में दर्ज है, वो ये कह रहे हैं। वो कैसे है फिर? कहां आंकड़ों में दर्ज है? किस आंकड़ों में दर्ज है? एनसीआरबी का डेटा वो कह रहा है कि कोलकाता सबसे सुरक्षित शहरों में शामिल है। 300 इंडस्ट्री कैसे बंद होगी ये पूछिए। 300 इंडस्ट्री कैसे बंद होगी? बता दीजिए कि 15 साल में एक सिंगल इंडस्ट्री कलकत्ता के अंदर खुली हो, बड़ी इंडस्ट्री, कोई बड़ा इंडस्ट्रिस्ट वहां इन्वेस्टमेंट किया हो? तो नहीं किया है। क्यों? और सबसे अगर अपॉर्चुनिटी वाला स्टेट है वो, सी पोर्ट है वहां पे, मिनरल्स वहां पे, लोग नहीं काम करना चाहते हैं। इसलिए नहीं काम करना चाहते हैं क्योंकि सबको पता है कि टीएमसी जो है वो कार्यकर्ता नहीं, एक ऑफिशियल गुंडे तैयार करती है। और ये बात सही है कि वहां की जो पुलिस है वो बिल्कुल टीएमसी के कैडर के तरीके से काम करती है। आप कोई भी ऑफिसर्स, आप इनकम टैक्स का वहां रेड नहीं कर सकता है। वहां पता चलता है कि वहां पुलिस पे भरोसा नहीं, सीआरपीएफ लेना पड़ता है, सीआरपीएफ पे अटैक हो जाता है। ईडी के साथ क्या हुआ घटना आपने देखा है, सीबीआई के लोग गए थे तो पुलिस कमिश्नर सामने खड़े हो गए थे। तो जहां पे इस तरीके संगठित अपराध चल रहा है, देखिए ममता बनर्जी सरकार नहीं चला रही है, एक संगठित अपराध चला रही है। जैसे होता है ना माफिया,
तो उस तरीके से पूरा संगठित अपराध चला ठीक है। प्रकाश जी, कौम के लिए कर रही है जी प्रकाश जी, सवाल ये उठता है कि बंगाल का एक बड़ा पुराना हिंसा का इतिहास रहा है और ये आज की 2 घटनाएं क्या हमें उस प्रकार की और ज्यादा तस्वीरें देखने की ओर विवश करने का एक प्रकार से संकेत देती नजर आ रही हैं, या इस बार हम अपेक्षा करें कि कम से कम वो हिंसात्मक घटनाएं नहीं होंगी और बेहतरी से चुनाव होता दिखाई पड़ेगा? अरिंद्र जी, तृणमूल पार्टी का इतिहास रहा है, जो चीजें वामपंथी शासन में हुआ करती थी वही चीज इन्होंने उधार ली है और 15 वर्षों के इनके शासन में हिंसा इतनी हुई है कि इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। आंकड़ों की ये बात कर रहे हैं अरिंद्र जी, सच्चाई तो ये है कि ममता के किसी भी गुंडे के द्वारा कोई भी प्रताड़ित व्यक्ति अगर थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाए तो नहीं लिखी जाएगी। इनको जरा संजय भाई साहब को जरा पूछे कि शायद शेख शाहजहां इनका एक आदर्श है या नहीं है। संदेश खाली के अंदर में जब ममता बनर्जी पूरे बंगाल में नारी सुरक्षा की बात करती है तो इन्हीं की पार्टी का गुंडा हजारों महिलाओं को रात को पेठा बनवाने के नाम पर पार्टी कार्यालय में बुलाता था और उनके साथ में कितना व्याभिचार करता था, इसका उदाहरण आपको पूरे भारतवर्ष में नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी जब रोजगार की बात करती है तो यहाँ पर रोजगारी एकदम रोजगार तो है ही नहीं, बेरोजगारी भरी पड़ी है। अब लोगों को 1200-1500 रुपए के भत्ता पर जीना पड़ता है। उद्योग लगाने की बात करती है, अभी अनिरुद्ध जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ममता बनर्जी बात करती है उद्योग लगाने की और यहाँ से कारखानों का पलायन हो जाता है। सांस्कृतिक एकता की बात करती है, ईद के दिन मुसलमानों के नमाज में बीच में जाकर खड़ी होती हैं। संजय बाबू जरा बताइए, आज 70% हिंदुओं की आबादी पश्चिम बंगाल में है। आज रामनवमी का दिन है, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में क्या किसी मंच पर रामनवमी के दिन जाकर के जय श्री राम का नारा लगाया हो या रामनवमी के किसी जुलूस में शामिल हुई है क्या? बताइए जरा साहब। और बात करते हैं आप सत्ता की प्रतीक, भ्रष्टाचारी उम्मीदवारों को आपने चुनाव में खड़ा किया है। कितने लोगों को खड़ा किया है? जो लोग आपकी पार्टी के मंत्री रहे, जो गिरफ्तार हुए ईडी और सीबीआई के मामले में है, वैसी पार्टी के लोगों को, उन उम्मीदवारों को आपकी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। आप किसकी बात करेंगे सर? न सत्यता की आप बात कर सकते हैं, भ्रष्टाचार के विरोध में आप नारा नहीं उठा सकते। दरअसल बात यह है आर्येंद्र जी, एसआईआर ने इनके पार्टी के घपलों को बेनकाब कर दिया है। जिस बड़ी संख्या में इनकी पार्टी ने बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को यहाँ पर भारत की नागरिकता दिलवाने का काम किया है और वो भी 5000, 7000, 10 के एवरेज में, ये सारे लोग बेनकाब हुए हैं। और इस बार पहली बार लगता है कि लंबे अरसे के बाद में आर्येंद्र जी पश्चिम बंगाल की जनता अगर ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी की पार्टी के गुंडों के भय से अगर बाहर निकल पाए तभी इस बार जो है अच्छा चुनाव होगा, अच्छा मतदान होगा। हम उम्मीद करते हैं निष्पक्ष, शांति के साथ, हिंसा मुक्त एक प्रकार से व्यवस्थाओं में चुनाव हो। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टर 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 टर, सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं
जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। का बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। LPG टैंकर जग बसंत आज भारत पहुंचने वाला है। ये गुजरात के कांडला बंदरगाह पर पहुंचेगा। जग बसंत सोमवार को फारस की खाड़ी से रवाना हुआ था। इसमें लगभग 47,612 मीट्रिक टन LPG मौजूद है। इसके साथ ही भारतीय LPG पोत पाइन गैस भी देश में LPG लेकर आ रहा है, जिसके कल सुबह तक न्यू बैंगलोर पहुंचने की संभावना है। पाइन गैस लगभग 45,000 मीट्रिक टन LPG लेकर भारत आ रहा है। सुरक्षित ट्रांजिट के बाद लगभग 450 भारतीय नाविकों वाले 20 भारतीय ध्वज वाले जहाज पश्चिमी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद है। जहाज रानी महानिदेशालय, जहाज मालिकों, RPSL एजेंसियों और भारतीय दूतावासों के समन्वय से स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है। इससे पहले MT शिवालिक और MT नंदा देवी दो जहाज लगभग 92,712 टन LPG लेकर सुरक्षित रूप से भारत के तट पर पहुंचे थे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष इस समय कई प्रकार के विरोधाभासों से गुजरता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार संवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान साफ तौर पर किसी प्रकार की बातचीत की मनाही कर रहा है। इस बीच अमेरिका के 15 सूत्रीय फार्मूले और ईरान के 5 सूत्रीय फार्मूले की खबरें भी लगातार सुर्खियां बनी हुई है। बातचीत की इस कवायद के बीच भी दोनों ओर से हमले बदस्तूर जारी हैं। जंग के इस हालात के बीच एक राहत देने वाली खबर सामने ये आई है कि ईरान ने कहा है कि भारत सहित मित्र देशों के लिए होर्मुज का जो पूरा रास्ता है वो खुला हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी बिजली संयंत्रों पर हमला न करने की दी गई 5 दिन की समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो रही है। सीजफायर पर बातचीत को लेकर दोनों तरफ से विरोधी भाषी बयानों से ये विश्वास कर पाना मुश्किल है कि कौन सच बोल रहा है। इस बीच खबर है कि अमेरिका ईरान के खार्ग द्वीप पर जमीनी हमला कर सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका अपनी 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन को भी ईरान में उतारने की तैयारी कर रहा है। इन आशंकाओं के मद्देनजर ईरान ने लाल सागर में बाब अल मंदेब स्टेट को बंद करने की चेतावनी दे डाली है। यमन के पास स्थित बाब अल मंदेब स्टेट लाल सागर और अरब सागर को जोड़ता है। यहीं पर ईरान के समर्थित हूती समूह सक्रिय हैं। पहले भी गाजा युद्ध के समय हूतियों ने यहां से गुजरने वाले जहाजों को बाधित करने की कोशिश की थी। अगर ऐसा होता है तो संघर्ष के और लंबे खिंचने की आशंका बढ़ जाती है। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि होर्मुज का रास्ता सिर्फ दुश्मन और उनके साथियों के लिए बंद है, न कि मित्र देशों के लिए। उन्होंने भारत, रूस, चीन, इराक, पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा कि इन देशों को आने जाने की अनुमति है। उधर वार्ता के मोर्चे पर ईरान ने ट्रंप के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है, लेकिन साथ ही इसकी समीक्षा किए जाने की बात कहकर सस्पेंस को और गहरा दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने कहा कि पर्दे के पीछे से प्रस्ताव भेज जाने को अमेरिका के साथ बातचीत नहीं मानी जा सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप अब भी इस बात पर डटे हुए हैं कि ईरान किसी कीमत पर समझौता चाहता है, इसके लिए बातचीत भी कर रहा है, लेकिन इनकार सिर्फ इसलिए है कि कहीं उन्हें मार न दिया जाए। लेकिन ट्रंप की इन दावों को खारिज करते हुए ईरान ने अमेरिका के सामने 5 शर्तें रख दी हैं। इसमें ईरान पर हो रहे हमले और हत्याओं को पूरी तरह से बंद किया जाए, साथ ही ये गारंटी दी जाए कि फिर से हमला नहीं किया जाएगा। जंग सभी मोर्चे पर एक साथ बंद की जाए, ईरान को होर्मुज पर पूरा नियंत्रण मिले। इससे पहले अमेरिका द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में 30 दिन के सीज फायर, नतांज, इस्फहान, फोर्दो परमाणु संयंत्रों को बंद करने, परमाणु हथियार न बनाने की गारंटी देने, संवर्धित यूरेनियम IAEA को सौंपने, संयंत्रों को IAEA की निगरानी में देने, यूरेनियम संवर्धन पर पूरी तरह विराम लगाने, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को सीमित करने, क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों को समर्थन बंद करने, ऊर्जा ठिकानों पर ईरान द्वारा किए जा रहे हमले को बंद करने, होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने, इसके बदले में ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने, UN के बैक स्नैप प्रतिबंध मैकेनिज्म को खत्म करने, बुशेयर परमाणु संयंत्र के लिए अमेरिकी मदद से बिजली उत्पादन करने जैसे कुछ अहम बिंदु शामिल हैं।
दावा किया जा रहा है कि ईरान ने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया है, इसलिए इसी हफ्ते उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मध्यस्थों के साथ बातचीत कर सकते हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस पर गोलमोल जवाब दिया है। इस बीच दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले भी जारी है। इजराइल ने IRGC की नेवी कमांडर अली रजा तंगसीरी को एक हमले में मार गिराने का दावा किया है। उन्हें ईरान के समुद्री सैन्य रणनीति का अहम चेहरा माना जाता है। खास तौर पर हुर्मुज में जहाजों की निगरानी और सैन्य कार्रवाई में उनकी बड़ी भूमिका रही है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टर 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 टर। सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब बात आस्था की। आज देश में कहीं अष्टमी मनाई जा रही है तो कहीं नवमी की पूजा हो रही है। देश में कई इलाकों में रामनवमी की धूम देखने को मिली तो कहीं अष्टमी की पूजा के बाद कल रामनवमी मनाई जाएगी। अयोध्या में कल रामनवमी मनाई जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। आज भी देश भर से तमाम प्रकार की अच्छी, बेहतर, खूबसूरत आस्था की तस्वीरें देखने को मिली। मां महागौरी को समर्पित नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप की उपासना के लिए गुरुवार को देश भर में देवी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। माना जाता है कि इस दिन विधि विधान से मां की पूजा करने से सभी कष्ट और पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और मां की पूजा के बाद कन्या पूजन करने से मां का विशेष आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि के पावन अवसर पर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर परिसर में भजन, कीर्तन और घंटियों की गूंज से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। क्या मांगा माँ से? बहुत सारा पढ़ाई, बहुत सारा पढ़ाई, बहुत तो ब्लेसिंग लेने आया। माँ के दर्शन किए? हाँ। मेरी झंडे वाली मैया तेरी सदा ही जय। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं और एक अलग सा उत्साह और जोश है माँ के मंदिर में आके।
चैत्र नवरात्र में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी स्कूलों की 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली लड़कियों को साइकिलें बांटी। साइकिल वितरण समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कन्या पूजन भी किया। हर बेटी निर्बाध रूप से अपनी पढ़ाई को पूरा करे, स्कूलिंग करे, ग्रेजुएशन करे, जो बनना चाहती है वो बने। उसके लिए उसके रास्ते में आने वाली हर प्रकार की दिक्कत को हटाने का काम सरकार करेगी। इस बीच देश भर में रामनवमी को लेकर भी लोगों में हर्षोल्लास का माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, देश भर के मेरे परिवारजनों को रामनवमी की असीम शुभकामनाएं। त्याग, तप और संयम से भरे मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन से हमें हर परिस्थिति का पूरे सामर्थ्य से सामना करने की प्रेरणा मिलती है। उनके आदर्श अनंत काल तक भारतवासियों के साथ साथ संपूर्ण मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। मेरी कामना है कि भगवान राम की कृपा से सभी का कल्याण हो, जिससे विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त हो। उधर रामनवमी पर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पूरी तरह भक्ति और उत्सव के रंग में डूबी हुई है। विशेष पूजा अर्चना, जन्मोत्सव, सूर्य तिलक, 56 भोग और भव्य आरती की तैयारियां पूरी हैं। प्रातःकाल भगवान का अभिषेक प्रारंभ होगा, वो 11 बजे तक चलेगा। 11 बजे के बाद भगवान का श्रृंगार होगा और श्रृंगार के बाद दोपहर भगवान का 56 भोग भगवान को अर्पित किया जाएगा। वहीं अयोध्या में रामनवमी मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पूरे मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटकर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 27 मार्च को अयोध्या में रामनवमी का पर्व भक्ति, भव्य आयोजन और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ ऐतिहासिक रूप में मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच भारत सरकार कैसे देश में ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर रही है, आपको हम एक वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। आप देखिए इस तस्वीरों को। मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। पश्चिम एशिया में युद्ध जारी है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच वार और पलटवार का सिलसिला जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की खबरों से भी कोई सकारात्मक संदेश नहीं मिल रहा। होर्मुज स्ट्रेट में काफी तनाव बना हुआ है। कच्चे तेल, गैस और दूसरे सामानों के जहाज यहां फंसे होने से पूरी दुनिया आर्थिक रूप से हिल गई है। कई देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। गैस को लेकर दुनिया के विभिन्न देशों में परेशानी भी शुरू हो गई है। अमेरिका जैसे देशों में गैस की कीमत 25% तक बढ़ गई है। दुनिया के 85 से ज्यादा देशों में पेट्रोल, डीजल लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। इन देशों में पेट्रोल, डीजल के रेट 50% तक बढ़ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में दाम 17 से 18% बढ़ गए हैं। खाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी हर पल दहशत में गुजर रही है। यहां 90 लाख के करीबन भारतीय भी रहते हैं। युद्ध के कारण अरब सागर से लेकर ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर तक पनडुब्बियों, विमानवाहक पोतों और युद्ध के प्रभाव के कारण समुद्र में वाणिज्यिक जहाजों का आना जाना प्रभावित हुआ है। इन परेशानियों से भारत भी अछूता नहीं है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। इस युद्ध ने भारत के व्यापारिक मार्गों को बाधित कर दिया। पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरकों जैसी आवश्यक वस्तुओं की विदेशों से नियमित आपूर्ति प्रभावित हो गई। खाड़ी देशों में रह रहे 1 करोड़ के करीब भारतीयों की सुरक्षा की चिंता देश को सताने लगी। होर्मुज स्ट्रेट की ईरानी नाकाबंदी के कारण कई देशों के जहाज फारस की खाड़ी में फंस गए। इनमें कई भारतीय जहाज और हजारों भारतीय नाविकों की सुरक्षा चिंता का विषय बन गई। देश में लोग पैनिक में आने लगे। पेट्रोल, डीजल महंगा होने का डर लोगों को सताने लगा।
इस माहौल का कुछ अराजक तत्वों ने फायदा उठाना भी शुरू कर दिया। इन्होंने सिलेंडरों की कालाबाजारी शुरू कर दी। वहीं लोग गैर जरूरी बुकिंग भी करने लगे। एलपीजी को लेकर देश में इससे परेशानी शुरू हो गई। लेकिन आज की बात करें तो दूसरे देशों की अपेक्षा भारत में आम लोगों की जिंदगी पर अभी तक इस युद्ध का नगण्य प्रभाव है। दरअसल केंद्र सरकार ने युद्ध शुरू होते ही कदम उठाने शुरू कर दिए थे। सरकार को पता था कि एलपीजी गैस की आपूर्ति इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगी, इसलिए एलपीजी को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इस पूरी परेशानी का कारण होर्मुज स्ट्रेट था। इसलिए भारत ने जहां घरेलू मोर्चे पर कई कदम उठाने शुरू किए, वहीं डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय संवाद पर भी काम किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध में सीधे या किसी और तरह से जुड़े सभी देशों से बात की। इजराइल, ईरान और विभिन्न खाड़ी देशों के नेताओं से प्रधानमंत्री ने सीधे बात की। अमेरिका से भी इस सिलसिले में बातचीत शुरू की गई। इसका फायदा यह हुआ कि ईरान जहां होर्मुज स्ट्रेट से अधिकतर देशों के जहाजों को नहीं गुजरने दे रहा था, वहीं ईरान ने भारत के जहाजों को यहां से गुजरने दिया। भारत ने अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका और दूसरे हिस्सों से कच्चा तेल और गैस खरीदना शुरू कर दिया, जो इस समस्या से निपटने में काफी कारगर सिद्ध हुआ। 2015 से 2019 के बीच सरकार ने देश में कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार बनाया था। वो भी यहां पर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। हालांकि कच्चे तेल और गैस के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन तेल कंपनियां इस घाटे को खुद सहन कर रही हैं। इसलिए आप तक बिना दाम बढ़ाए पेट्रोल और डीजल पहुंच रहा है। वहीं एलपीजी की कालाबाजारी, अफवाहों और अराजक तत्वों से निपटने के लिए सरकार ने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया, जिससे राज्य सरकारों के साथ मिलकर एलपीजी की कालाबाजारी पर लगाम लगानी शुरू कर दी। एलपीजी को लेकर अभी परेशानी बनी हुई है। इसके लिए भारत ने अपनी रिफाइनरियों में घरेलू स्तर पर एलपीजी का उत्पादन बढ़ाया। कॉमर्शियल एलपीजी के सिलेंडरों की आपूर्ति 40 से 50% तक की, ताकि घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति पूरी हो। यही कारण है कि लोगों को घरेलू सिलेंडर की कोई परेशानी नहीं हो रही है। लोगों और वाणिज्यिक संस्थाओं को पीएनजी की ओर स्विच करने को प्रोत्साहित किया गया। इसका फायदा भी दिख रहा है। वाणिज्यिक सिलेंडरों की समस्या को देखते हुए कोयला, केरोसिन जैसे वैकल्पिक ईंधनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों की समस्या को देखते हुए उन्हें 5 किलो के सिलेंडर उपलब्ध कराने शुरू किए हैं। खाड़ी के देशों में फंसे भारतीयों को लेकर भी भारत ने अपने दूतावासों के जरिए इन लोगों की मदद शुरू कर दी है। भारत ने अपने लोगों के लिए उड़ानों की व्यवस्था की है। अभी तक 4,26,000 से ज्यादा भारतीय यहां से लौट चुके हैं। जहां उड़ानों में दिक्कत आ रही है, वहां जमीन के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। किसानों को फर्टिलाइजर की दिक्कत ना आए, इसलिए भारत ने अपने फर्टिलाइजर प्लांटों को गैस सुनिश्चित की है। दूसरे देशों से आयात भी शुरू किया है। खुद पीएम मोदी ने संसद में बताया कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि आगामी बुआई के मौसम के दौरान किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति मिले। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। देश में पिछले 10 सालों में फर्टिलाइजर का उत्पादन बढ़ाना भी यहां काफी काम आ रहा है। खाड़ी में फंसे भारतीय जहाजों से भी भारत लगातार संपर्क में है। वहीं विदेशी जहाजों में फंसे भारतीय नाविकों को लेकर भी भारत सक्रिय है। भारत अपने दूतावासों के जरिए अभी तक 635 से अधिक नाविकों को स्वदेश ला चुका है। इस परेशानी को देखते हुए भारत ने कुछ दूरगामी कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 लागू कर दिया है। इसका मकसद है देश में बड़े पैमाने पर पाइप से नेचुरल गैस पहुंचाना और एलपीजी को पीएनजी से रिप्लेस करना और भारत को धीरे धीरे गैस आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना। वहीं चाहे कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार बनाना हो या पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग,
वहीं अगर हम बात करें रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन की या मेट्रो सेवा को देश में बढ़ाना, पिछले 10 साल में देश में उठाए गए कई ऐसे कदम हैं जिन्होंने आज देश में ऊर्जा खपत कम की है। नवीकरणीय ऊर्जा का भी इसमें काफी योगदान है। ये ऐसे कदम हैं जिनके कारण भारत आज इस वैश्विक संकट से निपट रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।